हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो हमारी हिस्ट्री की क्लास है। सुबह 12 बजे मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास दी थी एनसीईआरटी की, और अभी हम क्लास 7th की हिस्ट्री कर रहे हैं। 2 चैप्टर हो गया, आज हमारा तीसरा चैप्टर है। 6 क्लास खत्म हो चुका है और बहुत जल्दी आपका 7th क्लास की हिस्ट्री भी खत्म, तो केवल 8 क्लास का बचेगा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड एक पॉलिटी बच रहा है बस। इसके बाद से आपका एसएसटी का पूरा कंटेंट हो जाएगा। 1 लाइनर नोट्स तो मैं बना ही रही हूँ, साथ में आप रिवीजन भी करते रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप सभी लाइक करते हैं, मोटिवेशन मिलता है। हर दिन क्लासेस आएंगी, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपको क्लासेस ना मिले। इवन अब तो ज़्यादा ही क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मैं ये सारी पीडीएफ दूंगी। देखिए, एनसीईआरटी जो डिटेल में पढ़ेगा ना वही क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि अब आपका वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होते थे ना वो काम नहीं आने वाला है। पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री है, इसका हमने दूसरा चैप्टर कर लिया, ये तीसरा है। और आज हम दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सल्तनत हुए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, ठीक है। तो चलिए देखिए, एंड आई नो कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। 3 से 4 हज़ार लोग देखते हैं, उससे 500 लाइक होती है, तो अगर ये लाइक 1000 हो जाएगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। ये देखिए, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली में कौन कौन से सल्तनत हुए हैं। आपने इल्तुतमिश हो गया, अलाउद्दीन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। देखिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले जो इंपॉर्टेंट होगा ना वही मैं आपको बताऊंगी, वही मैंने हाईलाइट किया है, ओके। पहल जो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, ताकि आगे की स्टोरी समझ में आएगी ना, रिलेट कर पाएंगे आप। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि किस जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो, कौन कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण शहर थे, शासक, इन सबके, हाँ, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अब आपने इतना पढ़ा कि चलो ठीक है, उस समय पे ये जो था काल, वो काफ़ी समृद्धशाली यहाँ पे जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने क्या किया, अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो देहली वाल है ये क्या है, तो ये सिक्के हैं, ठीक है। देहलीवाल क्या है, एक सिक्का है, मतलब ये सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफ़ी प्रचलन में था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुई? 13वीं सदी के आरंभ में। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो दिल्ली 13वीं शताब्दी में राजधानी बनती है। बाकी इसमें कौन कौन से हुए, कौन कौन से वंश थे दिल्ली के, जो जिनसे मिलकर दिल्ली बना, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, ये पूरा दिल्ली के शासक हैं। और यहाँ पर जो है, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। जैसा कि ये देहली एक कुहना है, जहाँ पनाह है, सीरी, ये सब क्या है, दिल्ली ही है, जहाँ पर अनेक अनेक जो है नगर बसाए गए थे, जिनके ये नाम है, जो कि आपको यहाँ पर मैप में दिख गया। तो बेसिकली आपने इतना समझा। अब हम दिल्ली के शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। ये देखिए, दिल्ली के शासक राजपूत वंश में तोमर, चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासक में कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, खलजी वंश एंड आपका तुगलक वंश। तो ये इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, सैयद एंड लोदी, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में कुछ इसमें कवर किया गया, बाकी कल के चैप्टर में होगा। अब देखो, दिल्ली किसके अधीन थी? सुल्तानों के अधीन थी। इतिहास में जो तारीख मतलब एक वचन और त्वारीख मतलब बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, तो वो फारसी थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन तैयार, फारसी में लिखे गए थे। समझ में आ गया? चलिए, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। बट आपको बेसिकली याद रखना है कि इनकी भाषा क्या थी, फारसी में ये लिखे गए थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लिंग भेद है और एक आपका
जन्म सिद्ध अधिकार, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने में अधिकार विरासत में मिलता था। जन्म सिद्ध अधिकार, मान लीजिए मैं जहाँ पैदा हुई हूँ और तो उस घर से मैं जो है शासन कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खास परिवारों में जन्म लेने वाले ही तो शासन करेंगे, सभी तो करेंगे नहीं। तो जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब कि वो मेरा अधिकार बन जाता है कि मैं शासन करूंगी। और लिंग भेद का मतलब कि स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधित अंतर। ठीक है, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो है वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, जो कि उस समय होता था, बट आज ऐसा कुछ नहीं है। तो लिंग भेद का मतलब स्त्री पुरुष की बॉडी अलग है एक दूसरे से, उनके इन सभी जो शरीर संरचना है, ये सारे अंतर ये दिखाते हैं। उस समय ऐसा मानते थे लोग कि पुरुष जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली इन दोनों का मतलब आप याद रखना, पहले के समय क्या इसका मतलब होता था। अब आपने देखा कि ये क्या करते थे, न्याय संगत पे ना काफ़ी बल देते थे और ये कुछ बातों का ध्यान रखते थे। पहला ये क्या ध्यान रखते थे कि त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि त्वारीख के लेखक कहाँ पे रहते थे, नगरों में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। दूसरा कि वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो ये क्या करते थे सब जो सुल्तान थे ना, उनसे इनाम पाने के लिए वो लिखते रहते थे, जैसे कि उन्हीं उस आशा में ना लिखते रहते थे। और साथ में ये क्या करते थे कि ये जो जन्म सिद्ध अधिकार है, लिंग भेद, इसके बारे में सलाह देते थे, जिससे कि लोग सहमत नहीं होते थे। बिकॉज ये गलत है ना कि आप यहाँ पर दिखाओ कि स्त्री जो है वो कम है, पुरुष ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सब ऐसा ही काम करते थे। ओके, और ये जो त्वारीख के लेखक होते हैं ना, ये नगर में रहते थे, गाँव में कम ही रहते होंगे, बट मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कहीं ऐसा लिखा भी नहीं होगा। लिखा है गांव में शायद ही कभी रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये इन दोनों का जिक्र इसमें मिलेगा, जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद। ठीक है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। याद रखिएगा। और ये सिंहासन पर कब बैठी थी? तो 1236 में, जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए, क्योंकि ये एक लड़की थी और ये कैसे बैठ सकती है सिंहासन पे भाई, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ होता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाहे सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो ये किसने? ये मिनाहे सिराज का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है कि जो रजिया है वो सिंहासन पर बैठती है 1236 में। और इन्होंने ये बोला, मिनाहे सिराज ने बोला कि वो अपने भाई से ज़्यादा योग्य थी, सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो एक फीमेल थी, इस वजह से दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, और इसी कारण 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो सिंहासन पर बैठी थी, और मिनाहे सिराज ने माना था कि वो अपने भाई से अधिक योग्य थी, सक्षम थी, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक रानी कैसे बैठ सकती है सिंहासन पर। समझ में आ गया? तो ये आपको नाम याद रखना है। अब यहाँ पे रजिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी गई हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद भी पढ़ लेना। बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि मिनाहे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन, मतलब वो उसका मतलब ये था कि भले से वो कितनी भी योग्य हो, बट वो रानी नहीं वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में क्या कहते थे? बंदगा कहा जाता था। तो बंदगा किसी को कहते हैं? गुलाम को, फारसी में, याद रखिएगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, यहाँ से एक स्टोरी आपको समझ में आ गई। देखिए, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं
उसके बाद से देखिए, खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का मतलब क्या है, गुलाम। तो बंदगा का फारसी में कहते हैं, बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, ये कौन करता था, खलजी और तुगलक। आश्रित का मतलब कि कोई किसी पे डिपेंड हो, किसी के संरक्षण में हो। ठीक है, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। ठीक है, तो ये गुलाम और तुगलक क्या करते थे, जो उनके आश्रित लोग थे ना, इनको भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर ये लोग बैठाते थे। ठीक है, तो चलिए, गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षणों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू होती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी त्वारिख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है कि तुम नीचे वालों को क्यों बैठा रहे हो, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, निचले वर्ग के लोगों को भी राजनीतिक में काफ़ी अच्छा पद देते थे। ठीक है, तो इस वजह से बाकी यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लेना, ये तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा गया था, एक तो इक्ता के बारे में पूछा था और एक मुक्ति के बारे में पूछा था, इसलिए मैं आपको स्टोरी पूरी सुनाई हूँ। देखो, ये क्या करते थे, जो सेना नायक होते थे ना, उनको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में ये नियुक्त करते थे। ठीक है, अब ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकतदार या मुक्ति कहे जाते थे। याद रखना, इक्ता किसे कहते थे, जो सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो ये जो इलाके थे ना, इन्हीं को कहते हैं हम इक्ता। इलाकों को कहा गया इक्ता, और इनको जो संभालता था, जो संभालेगा कोई अधिकारी, उसको हम मुक्ति बोलते थे या फिर इकतदार। ठीक है, याद रखिएगा। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। जिसके इक्ता का मतलब क्या है, इलाका, और जो उसको संभालता था उसको बोलते हैं मुक्ति। तो इन दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और दूसरा हमारा मोहम्मद तुगलक, इसके शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन हो रहा था। मुक्ति जो है, लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। मुक्ति कौन है, अधिकारी उस इलाके का। ठीक है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से भी दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। देखिए, ये स्टोरी मैं सुना रही हूँ ना, तभी आपको समझ में आएगा। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरीके के कर थे। अब ये कर आपको याद रखना है। पहला कर था कृषि पर, जिसको खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला कर किस पे था, कृषि पर, जिसको हम खराज कहते हैं, जो कि 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर था और तीसरा घरों पे था। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 याद रखना कि किस तरीके के कर थे, कितने कर थे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में किस तरीके के जो है कर थे। और बाकी ये जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। जबरदस्ती यह अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, बट वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं था, कुछ समय ही वो रहता था। अब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिनिया
जिसको हम आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो आप याद रखिएगा ये डेट, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा इसके बारे में, मोहम्मद तुगलक और खिलजी के बारे में। अब क्या हुआ कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा। तो कितने, 1526 में, डेट याद रखिएगा, किसका राज रहा, सैयद तथा लोदी वंशों का। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। और जैसा कि शेरशाह सूर 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को उसने चुनौती दी और उसको परास्त कर दिया। उसके बाद से शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया और लेकिन इसके प्रशासन में जो खिलजी था वो कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने किसकी प्रशासन की व्यवस्था अपनाई थी, तो शेर शाह, याद रखिएगा। और शेरशाह सूर ने क्या किया था, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके को वहीं से काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद से वो आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं को क्या किया, हरा दिया। उसके बाद से उसने दिल्ली पर अधिकार किया था, फिर अपना राजवंश स्थापित किया और इसी को फॉलो करके सम्राट अकबर ने भी अपना साम्राज्य समेकित किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने किसको देखकर किसके शासन की तरह अपना शासन चलाया था, तो शेरशाह, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बट एक एक लाइन में क्वेश्चन है। जब आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बार बार कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इक्ता, अभी मैंने आपको बताया था जो इलाका होता है उसको इक्ता, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उसको मुक्ति कहते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। त्वारीख, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, एक वचन में तारीख, बहुवचन में त्वारीख, फारसी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी, हेडिंग ये देखिए कि किसके द्वारा जो है सम्राट अकबर ने किसको देख के शासन चलाया, तुगलक और जो ये खिलजी था उसमें कितने कर थे, ये देखिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा बता दीजिएगा। एक चीज़ याद रखो, पहले आप पूरा डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ लो। वन लाइनर तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो मैं खुद आपको दे दूँगी वन लाइनर, ठीक है। 10 से 20 मिनट में पता नहीं कितने क्वेश्चन हो जाएंगे वन लाइनर वाले, बट पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में वन लाइनर, इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एसएसटी के हमारे चैनल से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बाकी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना और जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके पहले की ज्योग्राफी की भी क्लास आप जरूर देखिएगा। देखिए मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग प्लेलिस्ट बना दो। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि एसएसटी का जो पूरा कंटेंट है वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल रही है। और आपको ऐसा तो नहीं है ना कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीवाईक्यू, जितने भी कंटेंट है ना एसएसटी से रिलेटेड, सब एक ही प्लेलिस्ट में, ताकि आप पूरा देखें और आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।